जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का इंग्लिश क्लास 12th का आज हम लोग 20वां मॉडल पेपर पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले इंग्लिश में आप लोगों का कंप्लीट एमसीक्यू जो क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है वो एक क्लास चलाया जा चुका है। लगभग 1 घंटे की क्लास है जिसमें आप लोगों को 100 प्रश्न से ऊपर 110 प्रश्न प्रोवाइड कराए गए हैं और यकीन मानिए उससे बाहर आने वाला नहीं है, ऐसे सारे प्रश्नों को चुना गया है। तो उस क्लास को अगर अब तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में ही वो भी आपको मिल जाएगा। इसी वाले प्लेलिस्ट में वायरल पेपर आपका एकदम से है, पेपर में यही छपेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है और इस अनसॉल्व को, इस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। रीडिंग यानी कंप्रीहेंशन होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो। सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री,
पूरे देश में एक विशाल, एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर परसिस्टेंट डिमांड्स, एक तीव्र मांग उठी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान। जापान की हार का परिणाम क्या था? तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया? तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया? तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों? एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया? तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है? व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है? तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है? फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी, दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना।
एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित आर इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट। हैं बी, सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में हो चुका है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो नीचे दिए गए किसी भी टॉपिक में से आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। टॉपिक क्या है बच्चों? डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा के दोष। और क्या है? सर्विस इन द लव ऑफ साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानवता की सेवा में विज्ञान। और अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत में बेरोजगारी की समस्या और इसका समाधान। तो इससे संबंधित आप लोगों को इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर एस्से लिखना है। अब कौन से टॉपिक पर लिखेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। देखिए, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में है, मतलब मानवता की सेवा में विज्ञान। तो इसमें क्या क्या है बच्चों? इसमें कह रहा है कि साइंस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन लाइफ इन न्यूमरस वेज। विज्ञान ने मानव जीवन को अनगिनत तरीकों से परिवर्तित कर दिया है। ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, विभिन्न क्षेत्रों में, वेरियस मतलब विभिन्न, इम्प्रूवमेंट्स मतलब सुधार, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, यानी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाते हुए मानव जीवन में विज्ञान ने अनगिनत परिवर्तन कर दिया है। इन द मेडिकल सेक्टर, मतलब और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, एडवांसमेंट्स इन साइंस, विज्ञान में जो उपलब्धि है, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन्स, यानी जीवन बचाने वाली वैक्सीनों का निर्माण करने में, एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक बनाने में, एंड सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल टेक्निक्स, और दुर्लभ और शल्य चिकित्सा की तकनीकियों के ने क्या किया है? परिवर्तित, विकास ने जीवन बचाने के तरीकों को बदल दिया है। देयर बाई इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसने इस प्रकार से क्या किया है? जीवन की प्रत्याशा को बढ़ा दिया है। एंड इरेडिकेटिंग डिसीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, और पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारियों को समाप्त कर दिया है। द इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन्स हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एयरप्लेन के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के संसाधनों में क्रांति ला दी है। कनेक्टिंग द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर, पूरे विश्व को इस प्रकार से जोड़ दिया जैसा कि पहले कभी नहीं जोड़ा था। द इंटरनेट हैज़ फर्दर ब्रिज्ड गैप्स, इसके बाद जो इंटरनेट है उसने इस गैप को और अधिक भर दिया है, इस खाली स्थान को और अधिक भर दिया है। इनेबलिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मतलब त्वरित संचार को व्यवस्थित करते हुए, एंड एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन, और अत्यधिक या विशाल सूचनाओं की प्राप्ति के कारण इसने और अधिक परिवर्तित कर दिया है। साइंस हैज़ आल्सो बूस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, विज्ञान ने कृषि उत्पाद को भी बढ़ावा दिया है थ्रू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब आधुनिक फार्मिंग यानी खेती की तकनीकियों के माध्यम से, एंड मशीनरी और यांत्रिकी से। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन, बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या में उन्हें क्या करते हुए? भोजन की उपलब्धता को प्रदान करते हुए। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, साइंटिफिक रिसर्च हैज़ लेड टू ब्रेक थ्रोज इन रिन्यूएबल एनर्जी, वैज्ञानिक अनुसंधान ने कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की खोज से और अधिक ऊर्जा को उपलब्धता दी है, सच एज सोलर एंड विंड पावर, जैसे कि सूर्य शक्ति यानी सौर ऊर्जा और पवन शक्ति। रिड्यूसिंग आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, हमारे जो जीवाश्म ईंधन पर, हमारी फॉसिल मतलब जीवाश्म होता है, फ्यूल्स मतलब ईंधन, हमारे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर दिया है।
एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन को भी कम किया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ एक्सपेंडेड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जलवायु स्पेस मतलब है अंतरिक्ष विस्तार ने, अंतरिक्ष की खोजों ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को और भी अधिक बढ़ाया है। इंस्पायरिंग न्यू डिस्कवरीज एंड पॉसिबिलिटीज़, मतलब नए नए खोज और नए नए संभावनाओं को प्रेरित करते हुए। हाउएवर, जैसा कि क्या कहा, हाउएवर जैसा कि द मिसयूज ऑफ साइंस इन क्रिएटिंग वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज़ अलार्मिंग एंड अंडरस्कोर्स। जैसा कि जो एक विज्ञान की दुरुपयोग से औषधियों का औषधि नहीं, औजारों का जो खोज किया गया है, उससे बहुत सारी बर्बादीपूर्ण और चेतावनीपूर्ण खोज, या कह सकते हैं चेतावनियाँ, इसके लिए एक हानिकारक पक्ष हैं। द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन, जिसे एक जिम्मेदारी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। ओवरऑल, अंततः साइंस मतलब विज्ञान, व्हेन हार्नेस्ड रिस्पॉन्सिबली, जब इसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए, ग्रेटली इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये मानव जीवन में बहुत बड़ा सुधार करती है। ऑफरिंग सॉल्यूशन टू प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जिसमें हमें एक समाधान, मतलब जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके प्रति समाधान को भी प्रदान करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए और बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग। तो आप एक दैनिक, राष्ट्रीय दैनिक समाचार के संपादक को एक पत्र लिखिए। एक्सप्रेसिंग योर अटर डिससेटिस्फेक्शन एंड ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं उसमें जो कह सकते हैं एक अनफेयर मामले जो हैं, ख़राब मामले हैं, जैसे कि पेपर लीक या और सभी चीज़ें, उसके बारे में अपनी चिंता को बताते हुए आप एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं आंसर में, टू द एडिटर, मतलब संपादक महोदय, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये उनका पता हो गया। सब्जेक्ट में देखें तो अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब स्पर्धी परीक्षाओं में जो समस्याएं हैं अनफेयर हैं, यानी कि बेकार के मामले हैं, परेशानीपूर्ण मामले हैं, उनके बारे में। सर, श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप डिसअपॉइंटमेंट एंड कंसर्न ओवर द रैम्पेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया। श्रीमान जी, मैं अपने गहरी निराशा और चिंता को भारत में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित आपको मैं बता रहा हूं। द रिसेंट स्कैंडल्स हैव शेकन द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जो अभी जल्द की घटनाएं हुई हैं, हाल ही की घटनाओं ने छात्रों का भरोसा हिला दिया है। एंड पेरेंट्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, और इस परीक्षा पद्धति में जो माता पिता हैं उनकी समस्या, उनको भी झकझोर के रख दिया है। क्रिएटिंग इम्पर्सनेशन एंड पेपर लीक्स, जिसमें कुछ इम्पर्सनेशन हैं, यानी कि कुछ प्रभावी लोग हैं, और पेपर लीक की समस्या है बिकम कॉमन, बहुत साधारण हो गई है। अंडरमाइनिंग द मेरिट एंड हार्ड वर्क ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स, जो योग्य छात्र हैं उनके मेरिट और उन कठिन परिश्रमी छात्रों के मेरिट को प्रभावित किया है। द लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट मेजर्स ऑफ प्रिवेंट दीज मल प्रैक्टिस इज़ अपेलिंग। मतलब जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, इसमें रोक या बाधा लगाने का जो है ये प्रभावहीन है, बेकार है, और इसकी आवश्यकता है। द अथॉरिटीज़ मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अथॉरिटी को, यानी जो अधिकारी हैं, उन्हें कठोर
कार्यवाही करना चाहिए अगेंस्ट दोज उनके विरुद्ध इन्वॉल्व एंड इंश्योर ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो एक ऐसे पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में भरोसा दिलाएं और सम्मिलित हों। इट इज़ हाई टाइम टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम। ये हमारे परीक्षा पद्धति को सुधारने का एक उच्च समय है। सिंसियरली मतलब भवदीय, योर नेम यानी यहाँ पर XYZ करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, ये इतना पूरा इधर आना चाहिए जो कि मैं भूल गया। डेट आप जो भी परीक्षा की तिथि है उसी को डालेंगे। और इसके बाद में अथवा क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपने बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए आप अपने मित्र को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, भाई के शादी में मैंने आमंत्रित करवाया था, लगभग उसी तरीके से लिखा जाएगा। आप लोग इसको एक बार करवा चुके हैं, देख लेना, किसी मॉडल पेपर में हुआ है, याद नहीं है। तो ये आपका हो जाने वाला सेक्शन। तो एक बार सभी लोग क्लास को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें आपका पहला क्या कह रहा है, तो इसमें आपका कह रहा है कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ों का या वस्तुओं का डार्क साइड अर्थात ब्लैक पक्ष यानी कि अंधकारपूर्ण पक्ष, निराशाजनक पक्ष देखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो क्या उसे ऑप्टिमिस्ट कहेंगे या ब्राइटन कहेंगे या ब्राइटान कहेंगे या फिर पेसिमिस्ट कहेंगे। तो बच्चों, जो मतलब निराशावादी होगा तो निराशावादी का होता है पेसिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। तो जो हमेशा नकारात्मक पक्षों को ही देखता है उसे क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है कि द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, मतलब पिक होल्स इन का वाक्यांश का अर्थ क्या है। फाइंड फॉल्ट विथ मतलब गलती ढूंढना, या टू इंसल्ट समवन किसी को बेइज्जती करना, या टू पंक्चर मतलब किसी में छिद्र कर देना, या फिर टू अटैक हमला करना। तो बच्चों, पिक होल्स इन का मतलब होता है कि किसी में कमी ढूंढना अर्थात उसकी गलतियों को ढूंढना। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है द सिनोनिम ऑफ सेवर इज। सेवर का सिनोनिम्स क्या है, नाइस होगा या फिर एक्यूट होगा या क्यूरियस होगा या एक्सीडेंटल होगा। नाइस मतलब अच्छा होता है, नाइस का मतलब क्या होता है, अच्छा। और क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक। और अगर हम लोग बात करें एक्सीडेंटल तो इसका होता है दुर्घटनावश, दुर्घटनावश। और सेवर का अर्थ होता है कठोर। सेवर का अर्थ क्या होता है, तो कठोर होता है। और इसमें एक्यूट का अर्थ भी कठोर होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, इसका 4 का डी कह रहा है ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। वह एक यूनियन का सदस्य है। व्हिच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। ऊपर के वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है, मेंबर में या फिर ऑफ में या फिर एन में या फिर यूनियन में। तो बच्चों देखिए, यूनियन, यूनियन जब आप हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। और या अक्षर क्या है, या अक्षर आपका हिंदी के अनुसार कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इसलिए इसके पहले एन नहीं ए लगना चाहिए। तो यहाँ पर एरर है, तीसरे विकल्प में एरर है। अब इसके बाद में देखते हैं ई नंबर। तो ई नंबर में कह रहा है द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, मतलब आधुनिक का विलोम क्या है, ओल्ड होगा या एंशिएंट होगा या फिर प्रेजेंट होगा या आउट ऑफ डेट होगा। बच्चों, मॉडर्न का एंशिएंट होगा यानी कि प्राचीन, ओल्ड मतलब पुराना होता है, आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
किसी भी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदलिए। दो दिया जाएगा, किसी एक को बदलना होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कृपया मुझे अपनी किताब 2 दिन के लिए दे दीजिए। तो देखिए प्लीज़ लगा है, और दूसरी चीज़ ये इम्परेटिव है, तो क्या करेंगे बच्चों, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ हट गया जब रिक्वेस्ट लग गया। अब टू लगाएंगे, टू गिव मी फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग होगा सब्जेक्ट से, तो हिम हो जाएगा। हिम योर सेकंड पर्सन का चेंजिंग होगा मी से, तो माई हो जाएगा। बुक फॉर 2 days, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। इसके बाद में दूसरा नंबर क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच है, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, और ये क्या है आपका, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो क्या करेंगे, दे होना चाहिए, दा नहीं, दे आस्क्ड अस, सेड टू को आस्क्ड में बदलो। प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, तो इसी प्रश्नवाचक शब्द को कंजक्शन बना लो व्हाई। अब एसर्टिव बदलना है, तो यू की चेंजिंग होगी अस से। यू है अस है ऑब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट होता है वी, तो वी हो जाएगा, आर का वियर हो जाएगा वी के अनुसार। नॉट प्लेइंग, यानी दे आस्क्ड अस व्हाई वी वियर नॉट प्लेइंग। इसके बाद में बी नंबर पर क्या कह रहा है, तो बी वाले में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए वाक्य में से किसी भी एक को आप क्या कीजिए, निर्देश के अनुसार जोड़ना है। जैसे द सन रोज, सूर्य निकला। द बॉयज़ वेंट टू स्कूल, लड़के स्कूल चले गए। इसको बनाना है सिंपल में। ये आपका एक चैप्टर होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस वाले से ये आप लोगों का लिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि द सन हैविंग राइजन, मतलब सूर्य निकलने के बाद। इसमें आपको एक एब्सोल्यूट पार्टिसिपल पढ़ाया जाता है, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ पढ़ाया जाता है, ये उसी का है। तो क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन द बॉयज़ वेंट टू स्कूल, सूर्य निकलने के बाद लड़के स्कूल चले गए। अथवा क्या करना है, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्या करेंगे, दो मतलब यद्यपि, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, फिर भी वह बेईमान नहीं है। यद्यपि वह गरीब है, फिर भी वह बेईमान नहीं है, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके बाद में सी नंबर में कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए। ये आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उस वाले से है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली टॉपिक से है। और इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है बिसाइड्स बीइंग, ये प्रॉमिस, एक वादा करने के अतिरिक्त, यू केप्ट इट, तुम इसे पूरा करो। मतलब अगर आप वादा कर रहे हैं तो उसे पूरा भी कीजिए। कंपाउंड में बदलना है, तो भैया मेक ये प्रॉमिस, एक वादा करो, एंड यू केप्ट इट, और तुम इसे पूरा भी किया। मतलब तुमने एक वादा किया और इसे पूरा भी किया। अथवा मान लो उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे कर देना। डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। किस में बनाना है, तो इसे आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में आपकी सहायक क्रिया वाज या फिर वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए लेटर एक वचन है तो वाज कर लेंगे, वाज ए लेटर। अब नॉट यहाँ पर लगा है तो आप भी लगा दीजिए, नॉट राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस प्रकार से आपका पैसिव बन गया। डी नंबर पर कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी भी एक वाक्य को आप क्या कीजिए, सही कीजिए। जिसमें क्या कह रहा है, बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, एक छुट्टी का दिन होने के कारण हम स्कूल नहीं गए। भैया छुट्टी का दिन था तो हम स्कूल गए ही नहीं। तो क्या करेंगे, इट बीइंग ए हॉलीडे, मतलब यह एक छुट्टी का दिन था, इसमें इट लगना चाहिए क्योंकि एक छुट्टी का दिन था, तो इसमें सब्जेक्ट इट होगा। और दूसरे में क्या है कि वी डिड नॉट गो टू स्कूल, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल यानी कि पहले सब्जेक्ट के बाद में
पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना होगा। तो इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपका हो गया करेक्ट फॉर्म। अब दूसरा कह रहा है कि इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस है, प्रोबेबल कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? तो प्रोबेबल कंडीशन है। इसके हिंदी वाक्य में दो के दोनों उपवाक्य क्या होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी में बनता है तो यदि या अगर वाला उपवाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और तो या तब वाला उपवाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला आप इफ़ वाला बना दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम, और आपका बन गया करेक्ट हो गया। अब इसमें ई वाले में कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, नीचे दिए गए किस शब्दों के किसी भी जोड़े को अपने वाक्य में, योर आउन सेंटेंस, अपने खुद के वाक्य में जोड़िए, टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग, उनके अर्थों में अंतर लाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जोड़ा है इसमें एक्सेस और एक्सेस। इस एक्सेस का मतलब होता है उपलब्धि या प्रचुरता, और इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। दूसरे एक्सेस का मतलब है अधिकता, और पहले का है उपलब्धि। तो द इंटरनेट एक्सेस इज़ वेरी स्लो इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता बहुत धीमी है। तो इस प्रकार से आपका पहला एक्सेस हो गया। और दूसरे में एक्सेस फूड इज़ हार्मफुल, मतलब कि अधिक भोजन भी क्या है? नुकसानदायक होता है। अब इसमें कह रहा है कैरियर और कैरियर। पहले कैरियर का मतलब होता है कार्यकाल। पहले कैरियर का मतलब क्या होता है? कार्यकाल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द पोस्टमैन नेवर सा द एड्रेस ऑफ गॉड इन हिज कैरियर, पोस्टमैन ने यानी डाकिया ने अपने कार्यकाल में कभी भी भगवान के पते को नहीं देखा था। और दूसरे एक्सेस का मतलब होता है, दूसरे कैरियर का मतलब होता है बच्चों क्या? तो वाहक होता है, यानी कि ले जाने वाला। तो कह रहे हैं द कैरियर ट्रूप टुक द सोल्जर्स, यानी जो कैरियर ट्रूप था अर्थात जो ले जाने वाली किसी भी एक पैसे, मतलब नीचे दिए गए पैसेज का आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। क्या कह रहा है? चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? टी वाज मतलब चाय था, फर्स्ट माने सबसे पहले, प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादित किया गया, इन चाइना मतलब चीन में। चीन में सबसे मतलब चाय का उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ था, मतलब द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन चाइना। फिर है प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, मतलब इनिशियली यानी प्रारंभ में। इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन, इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। किंतु बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। बट लेटर, बल्कि लेकिन बाद में, इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर बीवरेज, ये सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ बन गया। फिर क्या कह रहे हैं? उसके बाद में है यह यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होती है, मतलब नाउ इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी अब यह अधिकतर कहाँ? तो भारत और श्रीलंका में होता है। उसके बाद में क्या कहे? अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई है। नाउ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। एक कप ऑफ टी आफ्टर हार्ड वर्क। सेक्शन सी अर्थात ग्रामर वाला सेक्शन समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका लिटरेचर का यानी बुक का चलेगा, और अब तक आप लोग 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। तो बच्चों एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। और अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न से। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेट ट्रैप, मतलब चूहेदानी का विक्रेता या वो फेरी वाला उस चूहेदान पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचार करता था, क्यों मानता था?
तो देख लीजिए भैया क्यों मानता था। द पेडलर कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, चूहेदानी का विक्रेता या वो घुमक्कड़ व्यक्ति पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में मानता था। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड, विश्वास करता था, दैट द वर्ल्ड वाज ए ट्रैप सेट, कि ये जो संसार था ये चूहेदानी के रूप में, एक जाल के रूप में था, सेट बाय द पावरफुल टू इंटिस एंड एक्सप्लोइट द वीक, मतलब शक्तिशालियों के द्वारा लगाया गया था, व्यवस्थित किया गया, जो कमज़ोरों को अंदर बुलाने के लिए और फंसा लेने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए था। जस्ट लाइक ए रैट ट्रैप लर्स रैट्स विद बैट, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी चूहों को चारे से प्रलोभित करती है। एंड वंस काट, और एक बार जब पकड़ लेती है, दे आर ट्रैप्ड फॉर एवर, तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लीविंग देम विथ नथिंग, उनके पास कुछ भी न छोड़ते हुए। मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे तो आप इसे कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा, तो चलिए देख लेते हैं। एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा, दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा सबसे अधिक सुंदर भाषा थी इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में। एम हैमिल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा विश्व में सबसे अधिक सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, मतलब सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। एंड दैट इट वाज दियर हेरिटेज, और जिससे कि यह उनकी एक विरासत थी। हेरिटेज मीन्स विरासत। ही इम्फेसाइज्ड, उन्होंने दृढ़ता से कहा, दैट दे शुड चेरिश एंड प्रिजर्व इट, कि उन्हें इसका सुरक्षा करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। एज इट वॉज द की टू दियर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता और पहचान की चाबी है। एंड वुड ऑलवेज बी ए लैंग्वेज ऑफ लव एंड सॉलिडेरिटी, और मजबूती और प्रेम की उनकी एक हमेशा के लिए भाषा बनी रहेगी। अब बी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, तो बी नंबर पर कह रहा है व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल, बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है। बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है, तो फॉर द एल्डरली पीपुल, मतलब बड़े लोगों के लिए, एल्डरली रैग पीपल, रैग पिकर, जो बड़े कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके लिए गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कूड़े का मतलब जीविका है। ए सोर्स ऑफ इनकम, आय का एक स्रोत है। एंड ए वे टू सर्वाइव, और जीने का एक तरीका है। इट रिप्रेजेंट्स द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग, यह केवल एक जीवन जीने के मतलब या जीवन जीने के अर्थ को प्रस्तुत करता है। प्रोवाइडिंग फॉर दियर डेली नीड्स, उनके प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रदान करते हुए। एंड कॉपिंग विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और जीवन की कठिनाइयों, जीवन की मुश्किलों के साथ चलने के लिए। गिविंग देम ए सेंस ऑफ पर्पज, जो उन्हें उद्देश्य की एक समझ को देते हुए ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराती है। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में कर लेना। और अथवा वाले में क्या कह रहा है बच्चों, तो अथवा वाले में कह रहा है हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, कब लेखक कैसा महसूस करता है, मतलब ठीक बेहोश होने के ठीक पहले लेखक ने कैसा महसूस किया, जब बेहोश हो रहा था उसके ठीक पहले उसने क्या महसूस किया। तो भैया द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करता है ए सेंस ऑफ फियर, मतलब डर का एक भाव, पैनिक मतलब घबराहट, एंड डिस्पेयर और निराशा, जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश होने के ठीक पहले। लेखक बेहोश होने के ठीक पहले डर, घबराहट और निराशा के भाव को महसूस करता है। एज ही इज ग्रिप्ड बाय द पैरालाइजिंग ग्रिप ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जब वह, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाटर होना चाहिए।
जब वह वाटर के यानी पानी के एक संज्ञा शून्य करने वाले जकड़ में फंस गया एंड हिज बॉडी इज शटिंग डाउन, और उसका शरीर धीरे धीरे कार्यशील यानी निष्क्रिय हो रहा था, मेकिंग हिम हेल्पलेस, उसे असहाय बनाते हुए, एंड वल्नरेबल और दयनीय बनाते हुए, विद ए सेंस ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, जब वो अपने नियंत्रण। आठवां क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी भी एक का आप 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, दो दिया जाएगा, कोई एक करना होगा। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। मतलब कांच के फैक्ट्री में कांच की चूड़ियों का जो निर्माण करने वाले कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनके बारे में वर्णन करो, उनके जीवन का वर्णन करो। तो चलिए वर्णन करते हैं और देखते हैं। द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, तो चूड़ी उद्योग कारखाना में कार्य करने वाले लोगों का जीवन इज मार्क्ड बाय हार्डशिप एंड स्ट्रगल, मतलब कठिनाइयाँ और संघर्ष से चिन्हित किया गया है। सविता, ये यंग वुमेन, मतलब सविता एक छोटी महिला, एक युवा महिला, वर्क्स टायरलेसली, मतलब बिना थके हुए कार्य करती है। हर हैंड्स स्टेन्ड विद बर्न्स एंड स्केयर्स, उसके हाथ जलने से और दागों से खुरदुरे हैं। फ्रॉम हैंडलिंग हॉट ग्लास, गर्म कांच की चूड़ियों को पकड़ने की वजह से सख्त हो गए हैं। सी टॉयल्स इन ए स्मॉल डिंगी रूम, वह एक छोटे से बदबूदार कमरे में परिश्रम करती है, कार्य करती है। हर आईज स्ट्रेन्ड फ्रॉम फोकसिंग ऑन इंट्रिकेट डिजाइंस, उस दुर्लभ डिज़ाइन यानी तौर तरीकों पर कार्य करने की वजह से उसकी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं, धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं। द वर्क इज लेबर इंटेंसिव, मतलब ये कार्य अत्यधिक परिश्रम का है। एंड द पे इज मीजर, और भुगतान बहुत थोड़ा सा है, भुगतान बहुत थोड़ा सा है और वर्क बहुत अधिक है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन चुनौतियों के बावजूद भी सविता कंटिन्यूज टू वर्क, सविता कार्य करना जारी रखती है। ड्राइवन बाय द नीड टू सपोर्ट हर फैमिली, अपने परिवार की मदद करने की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर वो कार्य कर रही है। हर स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द प्लाइट ऑफ मेनी इन द इंडस्ट्री, उसकी कहानी इस उद्योग में बहुत से लोगों के फंसे होने के प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। ट्रैप्ड इन ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड ड्रगरी, जो गरीबी और अभाव के इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। अथवा, अब देखिए बी में से है, बी क्या कह रहा है, तो बी नंबर कह रहा है बच्चों कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे। एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, और उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे किया। तो देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। गांधी जी रीच्ड चंपारण एट द इन्वाइटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। अब राजकुमार शुक्ला कौन है, ए लोकल फार्मर, मतलब एक स्थानीय किसान, हु अप्रोच्ड हिम एट द लखनऊ कांग्रेस, जो लखनऊ कांग्रेस के सम्मेलन में उन्हें मिला था। शुक्ला अर्ज्ड गांधी टू विजिट चंपारण, शुक्ला ने गांधी से चंपारण आने के लिए निवेदन किया। एंड एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, और जो नील के किसान हैं उनकी स्थितियों से संबोधित किया। एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज अधिकारियों से यानी अंग्रेज जमींदारों से बहुत अधिक परेशान थे। गांधी अराइव्ड इन चंपारण इन अप्रैल 1917, गांधी चंपारण में अप्रैल 1917 में पहुंचे। एंड बिगेन ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स, और किसानों को संगठन बनाने लगे। लिसनिंग टू दियर ग्रीवेंसेज, उनके दुखों को सुनते हुए। एंड प्रमोटिंग नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, और अहिंसा के आंदोलन को विकसित करते हुए उन्होंने अपना कार्य शुरू किया।
फिर क्या कह रहे हैं बच्चों, ही कलेक्टेड टेस्टिमोनीज, उन्होंने चरित्र यानी गुणों को इकट्ठा किया। मेट विथ प्लांटर्स एंड ऑफिशियल्स, जमींदारों और अधिकारियों से मिले। एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन, और सौभाग्यवश सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया। लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव तिनकठिया सिस्टम, जो इस तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। एंड रिफॉर्म्स इम्प्रूविंग फार्मर्स लिव्स, और किसानों की रहन सहन को सुधार करने में भी एक अहम भूमिका निभाई। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। कवियत्री कह रहे मैंने उन्हें दोबारा देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जो उदास थी और पीली थी एक देर में जैसे चंद्रमा, ठंडी के चंद्रमा के समान उदास थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फेयर, जो मेरे बचपन का भय था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा था वो था, क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मैं मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा पोएम है। कमेंट सेक्शन में पोएम का नाम बताइए और साथ ही साथ पोएट का नाम भी बताइए। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, कवियत्री की माँ की तुलना किससे की गई है। तो किससे की गई है कवियत्री की माँ की तुलना, तो द पोएटेस मदर इज कंपेयर्ड टू ए लेट विंटर्स मून, कवियत्री की माँ की तुलना ठंडी के एक देर के चंद्रमा से की गई है। सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, सी इज वैन, की वह पीली हैं, मतलब उदास हैं, पेल पीली हैं। एंड फेडिंग, और मुरझाई हुई हैं। मच लाइक द मून इन द विंटर सीजन, ठीक वैसा ही जैसा चंद्रमा ठंडी के समय में होता है। अच्छा, अब बी वाला क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है कि व्हाट डिड द पोएटेस फील, कवियत्री क्या महसूस करती है। तो भैया आंसर में देखते हैं, द पोएटेस फेल्ट ए फैमिलियर एज, कवियत्री एक परिचित दर्द को महसूस करती है। ए चाइल्डहुड फेयर, एक बचपन का भय। लाइकली द फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक वैसा ही जिससे अपनी माँ को खोने का भय उसे होता है। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है, व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर यानी प्रस्थान के समय पर कवियत्री ने अपनी माँ के लिए क्या किया था। तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर, द पोएटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, कवियत्री मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ट्राइंग टू हाइड हर ट्रू इमोशन, अपने सच्चे भावों को छुपाने का प्रयास करते हुए। एंड पुट अप ए ब्रेव फेस, और एक बहादुर चेहरा बनाए रखा। सेइंग, कहते हुए, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे को जल्द ही देखूंगी या अम्मा आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऐसा द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता का आपको केंद्रीय भाव लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं केंद्रीय भाव। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, माई मदर एट 66 है, ए रोड साइड स्टैंड है। इस तीनों में से किसी एक का करना है। तो हम लोग देखते हैं ए रोड साइड स्टैंड का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। द पोएम डिपिक्ट्स द क्वाइट डिस्प्रेशन ऑफ ए रूरल फैमिली रनिंग ए मेकशिफ्ट रोड साइड स्टॉल, मतलब ये कविता एक ग्रामीण परिवार की निराशाओं पर निर्भर है, जो क्या करते हैं, सड़क के किनारे अस्थायी दुकानें लगाते हैं। होपिंग फॉर ए मॉडेस्ट सेल फ्रॉम पासिंग सिटी ट्रेवलर्स, जो
शहर के गुजरने वाले यात्रियों से एक प्रकार की आशा करते हैं कि उन्हें कुछ बिक्री हो जाएगी। Their earnest humble aspirations, उनके जो विनम्र प्रयास हैं, clashes with the indifference, भिन्न भिन्न वस्तुओं के, और समटाइम्स सेल्फिश ग्रीड, या कभी कभी उनकी स्वार्थ की लालच हो जाती है, ऑफ द पासिंग मोटरिस्ट्स, जो गुजरने वाले मोटर वाले हैं उनके प्रति। हाईलाइटिंग द widening गैप बिटवीन रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रामीण गरीबी और शहरी संपन्नता के बीच में भेद को दर्शाती है। फ्रोस्ट अंडरस्कोर्स द सारो, रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें दुख को दबाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट निराशा को, एंड लॉस ऑफ डिग्निटी और स्वाभिमान की हानि को, फेल्ट बाय द ऑनर्स, जो उन मालिकों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा महसूस किए जाते हैं। while also critiquing the colossness of a society, जबकि एक ऐसे समाज की, समुदाय की आलोचना भी करते हैं, that ignores genuine human need, जो मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकताओं को उपेक्षित करता है। It is a poignant commentary on economic disparity, ये सामाजिक यानी आर्थिक भिन्नता पर एक कथन है। अनफुलफिल्ड होप्स, कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के प्रति, एंड द फेडिंग ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और पारंपरिक जीवन के मुरझाते हुए तौर तरीकों पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, हु वाज हैना, हैना कौन थी, और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, इस जापानी सर्जन। हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली, स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, महाराज 100 मतलब जो उनके आवश्यक संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए क्या करेंगे। तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स, महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मीजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउइंग ओनली हिमसेल्फ टू हंट टाइगर्स, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है, दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ, तो वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है, व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय मिस्टर लैम्ब के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास खींचा चला जाता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इस अप्रत्याशित
लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था। द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी तल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के 2 तल के नीचे, उस स्टेशन के 2 तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया, और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे उस समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प, गैस के प्रकाश थे, एंड ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ का था। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए भैया। तो चलिए क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे, हाउ डिड ही मीट, वो कैसे मिले, एंड मेरी हना, और हना से शादी कैसे की, मतलब डॉक्टर सदाओ कौन थे, वह हना से कैसे मिले और शादी की। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, हाकी, हना डॉक्टर सदाओ हाकी की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, एक जो जापानी सर्जन है। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह सदाओ को अमेरिका में मिली थी, स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा, अमेरिकी प्रवक्ता के द्वारा सभी विदेशी छात्रों को अपने घर पर आमंत्रित करने के दौरान वह मिली थी। सदाओ हु वाज स्टडीइंग सर्जरी इन द यूनाइटेड स्टेट, सदाओ जो यूनाइटेड स्टेट में सर्जरी का अध्ययन कर रहा था, वेटेड टू कन्फर्म हनाज प्योर जापानीज रूट्स, मतलब हना के मूल शुद्ध जापानी होने के तक इंतजार किया, मतलब जांच करने के लिए, विश्वास करने के लिए। बिफोर फॉलिंग इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इस बात का इंतजार किया और जांच की कि क्या ये वास्तव में पूरी तरीके से जापानी है। नोइंग हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ दियर यूनियन, ये जानते हुए कि उनके पिता उन्हें केवल उनके उस साथ को तभी अनुमति देंगे, ओनली इफ शी वाज जापानीज, केवल यदि वह जापानी होती। दे गॉट मैरिड इन जापान, उन्होंने जापान में शादी कर ली, विद सदाओज फादर्स कॉन्सेंट, सदाओ के पिता की अनुमति से। फॉलोइंग ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, मतलब जापानी पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है। तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का, भागने का मूल रास्ता दिखाता है। फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है, उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है।
स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में, रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना, ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना। परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन। ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक तल है, या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता। इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है। एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों, आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों, अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में, और आपका दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं, अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो। चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।